रूही को सिर्फ एक काले रंग के चादर में लिपटा देख साइका परेशान तो जरूर हुआ, लेकिन रूही ने साइका को देखते ही जब अपनी बाहें उसके गले में डाल दी और उसके बदन से लिपट गई, तो साइका बहुत खुश हुआ और उसके साथ मस्ती के मूड में आ गया। रूही को नशे में इस बात का बिल्कुल होश न था कि उसके साथ कुछ समय पहले क्या हुआ, लेकिन वो खुद भी इस समय काफी मूड में थी और इसीलिए साइका के बदन से चिपककर आनंद के सागर में गोते लगाती रही थी। करीब आधे घंटे तक उन दोनों के बीच मोहब्बत का खेल चलता रहा। उसके बाद रूही को नींद आ गई। साइका, जो रूही के साथ थोड़ी देर पहले बहुत खुश था, अब पुनः तरह तरह की आशंकाएं उसको परेशान करने लगी। कारण ये था कि अभी तक तो सिर्फ सोनू की आत्मा रूही के साथ थी, जिसके कारण वो इतना परेशान था। और अब ये बाबा, कहीं इसने भी तो रूही के साथ कुछ गलत नहीं किया। ये सोचते ही उसके माथे पर पसीना आ गया। तभी बाहर से किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। साइका ने दरवाजा खोला तो सामने बाबा खड़ा था। बाबा ने कहा, बेटा, मैं अपना वो झोला यहीं भूल गया जिसमें जिन को मैंने कैद कर रखा है। जी बाबा, अंदर आइए। बाबा अंदर आया और बोला, लड़की होश में आई अभी या नहीं? होश तो आई बाबा, पर इसने कोई कपड़े नहीं पहने हैं, ये सिर्फ इस काली चद्दर में है। साइका ने कहा, बेटा, जिन्न कपड़े नहीं पहनते, और जब कोई जिन्न किसी के शरीर में घुसकर उसे परेशान करती है तो इन्हें वश में करने हेतु जिस्म के कपड़े अक्सर बाधा उत्पन्न करते हैं। इसीलिए इस तरह की साधनाएं एकांत में और गुप्त रूप में ही की जाती हैं। जिनको खुश करने के लिए ही हम लोग उसे शराब भी देते हैं, जिससे उसकी हर इच्छा को पूरी कर उसे तृप्त कर दें, क्योंकि पूर्ण तृप्ति और संतुष्टि के बाद ही ये जिन्न काबू में आते हैं। फिर इन्हीं जिन्नों से हम लोग बहुत से ऐसे काम भी कराते हैं जो इंसान नहीं कर सकते। बेटा, इसके भीतर के जिन्न को निकालने के लिए ही इसके जिस्म से कपड़े उतारने पड़े और ये काला कपड़ा इसे ओढ़ना पड़ा। लेकिन तू ये बता कि होश में आने के बाद इसने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना? नहीं बाबा, क्योंकि होश में आने पर ये नशे में थी और थोड़ी देर में ही फिर सो गई। ठीक है बेटा, ये कहकर बाबा रूही के जिस्म पर पड़ी काली चादर हटाने लगा। ये क्या कर रहे हैं बाबा? रूही के खुले बदन को देख साइका ने कहा, बेटा, ये काली चादर भी चाहिए मेरे को। ठीक है बाबा, आप बाहर बैठो, मैं अभी ये चादर आपको देता हूँ। साइका ने कहा, बेटा, बीवी से और बाबा से शर्म करेगा तो जिंदगी में मजे लेने से हमेशा वंचित रहेगा। ये कहते हुए बाबा ने रूही के बदन से चादर खींच ली और उसे तय लगाकर अपने झोले में रख लिया। साइका ने जल्दी से उसके बदन पर दूसरी चादर डाल दी और बाबा के साथ कमरे के बाहर आ गया। तब बाबा ने उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फोन कर लेना। वैसे तू बहुत लकी है जो इतनी खूबसूरत बीवी तुझे मिली। जी धन्यवाद बाबा जी, साइका ने कहा और वापस अपने कमरे में आ गया। यद्यपि बाबा ने उसके वहम को दूर कर दिया था, तब भी बार बार साइका यही सोच रहा था कि बाबा ने उसके साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। फिर उसने सोचा कि रात में जब सोनू की रूह मेरी रूही के साथ होती है, तब जिस्म तो मेरा होता है, पर मैं वहां नहीं होता। तो हो सकता है कि बाबा के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हो। मतलब मैं ये सोच कर चिंता में हूँ कि बाबा ने कहीं मेरी रूही के साथ कुछ गलत ना किया हो। पर अगर उसने कुछ गलत किया भी होगा तो रूही के साथ नहीं, बल्कि रूही के जिस्म में घुसे हुए उस जिन्न के साथ किया होगा। और अब तो उसने उस जिन्न को अपनी पोटली में कैद भी कर लिया है। सो लीव इट, मतलब अब सारा मामला खत्म। फिर उसने सोचा कि इस तरह की छोटी मोटी बातों में अगर वो उलझा रहेगा तो इस समस्या से छुटकारा पाना और भी मुश्किल होगा। इसलिए चाहे जैसे भी हो, पहले इस जिन्न को रूही के जिस्म से निकालना ही उसका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। बाकी बातों पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए। इन्हीं सब बातों में काफी देर से वो उलझा हुआ था कि तभी रूही के बदन में कुछ हरकत हुई। शायद उसकी नींद टूट चुकी थी। फिर कसमसाते हुए उसने अपनी आंखें खोल दी और बगल में साइका को देख अंगड़ाई लेते हुए एक बार फिर उसके सीने से लग गई। तब साइका ने उससे पूछा, कैसा लग रहा है अब? सिर में कुछ भारीपन है, पर अच्छा महसूस कर रही हूँ, रूही ने कहा। और उठने को हुई कि अचानक उसे एहसास हुआ कि वो इस समय सिर्फ एक चादर में है। ये देखते ही वो भड़क गई, मेरे कपड़े कहाँ हैं और किसने उतारे मेरे कपड़े? तब साइका के मुंह से अकस्मात ही निकल गया, उसी ने उतारे हैं कपड़े। लेकिन तुरंत अपनी बात को बदलते बोला, मेरा मतलब है मैंने। ओह, मगर क्यों? साइका बोला, मैं क्या जानूं, तुम बहुत मूड में थी तो मैं भी मूड में आ गया। और इसके आगे वो कुछ न बोल सका। मेरे को कुछ कुछ याद आया। उस बाबा ने ही शायद मेरे को कुछ पिला दिया था, या फिर उफ, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। अब छोड़ इन बातों को माय डियर, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, साइका ने कहा।
अगर इस समय तुम कुछ अच्छा महसूस कर रही हो तो समझो सब ठीक है। अब तुम पहले फ्रेश हो लो और मैं देखता हूँ कि खाने की क्या व्यवस्था है, क्योंकि बहुत भूख लगी है मेरे को। इतना कहकर साइका किचन में चला गया, जहाँ माँ पहले से ही भोजन की व्यवस्था में लगी थी। बहुत भूख लगी है माँ, खाने में क्या बना है? साइका ने माँ से पूछा। आज तो कड़ी भात बना है, तू चल, मैं बस अभी तेरे कमरे में ही खाना पहुंचाती हूँ। और बहू अब कैसी है, कुछ आराम है उसे या नहीं? वो ठीक है माँ, साइका ने कहा। भगवान सबका भला करे और मेरी रूही को जल्दी से ठीक कर दे, माँ ने कहा। ये कहकर साइका अपने कमरे में आ गया। तब तक रूही भी फ्रेश हो चुकी थी और अपने कपड़े भी उसने पहन लिए थे।